Hello students, a very warm welcome to all of you in this video of NEET pattern questions, and this course is meant for basically Hindi speaking belt. So the difference is not like that anything change in content or like that, बट जो वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रहें और वट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन आप इजिली उसे ग्रैस्प कर सको. लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर. फाइन, हिंदी इंग्लिश ठीक है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस लैंग्वेज में हम लोग रोज बात करते हैं ना उसमें हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है, सिलेक्शन है, या जो भी एक वीडियो है वो नीट पैटर्न क्वेश्चंस हैं. नीट पैटर्न का मतलब ये हुआ देखिए आपके फिजिक्स में नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं. 45 सभी के ही हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो जो टाइम अलॉटेड है उसके हिसाब से आपको 45 क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स ही मिल रहे हैं. हाँ, इफ़ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन जूलॉजी एंड बॉटनी तो थोड़ा सा आप 2-4-5 मिनट इधर डिवोट कर सकते हैं. बट माई सजेशन इज आप शुरू से ही ऐसे प्रैक्टिस करें. हम लोग 16वें चैप्टर पे हैं. बिफोर दैट दिस चैप्टर हम लोगों ने 15 चैप्टर जो है कंप्लीट किए हुए हैं. तो प्रैक्टिस हमारी शुरू से ऐसी रहनी चाहिए कि एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगे, क्योंकि अगर 2 मिनट आपने लगाने शुरू किए तो 90 मिनट्स हो जाएंगे, तो वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बट इनिशियल डेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि अभी 2 मिनट्स के अंदर तो मुझे खत्म करना है. इन 2 मिनट्स वी हैव टू फिनिश. कोशिश फिर से वही बात, इन जनरल आपके पास में 1 मिनट का टाइम है. हाँ, इफ इट इज पॉसिबल कि आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी कर दें, है ना. आज मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर करूंगा क्विक मेथड में, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा टाइम अच्छा मिल जाएगा. तो ये स्ट्रेटजी बना के हमने चलना है. आउट ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस मैं मतलब 30 मिनट्स मैक्स है. हालांकि मुझे लेना नहीं चाहिए 30 मिनट्स, बट मुझे चूंकि बताना भी है, बोलना भी है, समझाना भी है, सो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स. मैं उससे ज़्यादा बिल्कुल 1 मिनट नहीं लूंगा. कोशिश करूंगा विद इन 30 मिनट्स फिनिश करने की. ठीक है, सो लेट्स मूव. क्योंकि अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा, जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही बेहतर है. सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए, वेव्स में आपको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं. इसलिए मैं यहां से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैल्यू है वो हम लोग थोड़ा सा देख लें और आगे उसकी प्रैक्टिस को थोड़ा कंफर्टेबल होकर करते रहें. द इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव इज गिवन एज, देखिए कैसे है, y इज इक्वल टू y नॉट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी. ये स्टैंडर्ड हमारा शेप होता है इस इक्वेशन का. ठीक है, तो यहां पे आपको पता है k बराबर रहता है 2 पाई अपॉन लैम्डा. इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करें, ये वेव नंबर है, उतना ही अच्छा रहेगा. जल्दी से आप रफ पे फटाफट इसको लिख के वैल्यूज निकाल सकते हैं. दूसरा बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रहता है हमारा. ठीक, अगर इस तरीके से घर में आपने प्रैक्टिस शुरू की कि जल्दी से फॉर्मूला लिखा, टर्म्स लिख लिए, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी व्हेन यू आर गोइंग टू बी सो कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला दैट विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला आपको टर्म्स जो है वो समझ, अच्छा यहां पे ये लिखना है, ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज लाइक दैट. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वेवलेंथ. अब मुझे किसी और पॉइंट पे सोचने की जरूरत है ही नहीं. मुझे सीधा क्या करना चाहिए, मुझे इस kx को इस kx के साथ कंपेयर करना चाहिए. सिंपल सी बात है, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है मुझे अब कुछ नहीं लेना देना है. ठीक, आइए, तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे. मैं यहां लिख रहा हूं कि kx इज इक्वल टू 62.4 इंटू एक्स. तो ये जो बेकार हो गया, और इतना सब कुछ आपको मन में ही करना है, इतना फास्ट सीखना है. यहां मैं तो करके दिखा रहा हूं, बट आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक, तो लैम्डा मुझे मिल गया अपॉन 62.4. सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आपको मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 यूनिट. ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन.
तो अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, जो मैसेज मैं इस क्वेश्चन से आपको कन्वे करना चाह रहा हूं, प्लीज डोंट गो कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ये समझिए, हम इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपका कोई वो नहीं कर सकते। मेन थीम जो है वो ये कि व्हाट एग्जैक्टली द क्रक्स ऑफ द मैटर, मैसेज क्या मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मेरा अपना ये मानना है कि अराउंड 40 सेकेंड्स सफिशिएंट। भाई कंपेयर ही तो करना था मुझे, और वैल्यूज भी देखिए कितनी सिंपल हैं, है ना। बस अगर मैं कमिट होके गलतियां ना करूं तो ऐसे में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो 40 सेकेंड्स में मुझे ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। प्रैक्टिस मेरी इस टाइप से होनी चाहिए। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, सो दैट हमें एक या दो बार पढ़ने से ही क्वेश्चन समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर मैं 3-4 बार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश कर रहा हूं तो आप उम्मीद करो कि फिर कितना ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, तो वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड इन एयर, a path difference of 40 centimeter is equivalent to a phase difference of 1.6 pi. Find the frequency of the wave. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों का एक फार्मूला है ना, दोनों टर्म्स को कोरिलेट करने का। अगर वो फार्मूला मुझे याद है, आसानी से क्वेश्चन मेरा हो जाएगा विद इन 1 मिनट। नहीं याद है तो बहुत सारे फार्मूले हमें याद नहीं रखने, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा हाथ अपने आप उस फॉर्मूले को लिखना शुरू कर दे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसे जरा मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है फेज डिफरेंस, ध्यान रखिएगा ये अलग से मैं मेंशन कर रहा हूं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, बेसिक सा रिजल्ट है एकदम, ठीक। अब अगर ये रिजल्ट मुझे याद रहेगा तो आइए हम लोगों को निकालना क्या है और गिवन क्या क्या। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक। फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक, अच्छा आइए जरा देखते हैं। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक। पाथ डिफरेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसमें मुझे पाथ डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो 1.6 पाई, द फ्रीक्वेंसी f। तो अगर मुझे लैम्डा मिल जाए तो v तो गिवन है मुझे, है ना, तो f निकल जाएगा। अच्छा, लैम्डा मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए आप लोग, पाथ डिफरेंस गिवन है आपको, ठीक है, और फेज डिफरेंस भी गिवन है। अभी मैंने जो फार्मूला लिखा था उसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को 2 पाई अपॉन लैम्डा से कोरिलेट करने वाला एक फार्मूला था। सीधा मैं उस फार्मूले में वैल्यू रखूंगा तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कौन सा फार्मूला है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। वैल्यूज हैं आपके सामने। तो लैम्डा जब मुझे 0.5 मिल गया तो f इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 330, ये रहा, अपॉन दिस 0.5, ठीक है, सॉरी 0.5। तो बच्चों ये मुझे दे देगा 660 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ खास डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, मुझे वो कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है। मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। वेलोसिटी ऑफ साउंड, जब भी जैसे उस पिछले क्वेश्चन में दिया गया था ना, तो जब हमें पढ़ना तो प्रैक्टिस ऐसी डालनी है, अच्छा v इज गिवन, ओके, दैट इज, मतलब अपने साथ ही उसको ट्रांसलेट करते रहना है। अगला क्वेश्चन, मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई बारी हम लोग ना छोटे छोटे समझ के पढ़ने के टाइम पे इनको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एफर्ट के आपको 4 नंबर आ जाएंगे।
पर ये नॉर्मली गलत कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं जब हम सिलेबस अपना फिनिश कर रहे होते हैं। हम बड़े बड़े फॉर्मूले, बड़े बड़े कैलकुलेशंस देख लेते हैं, जबकि अगर आपको कामयाब होना है खास करके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, तो एक एक मार्क की फाइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं। मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ इन एयर एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स की जा रही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो लैम्डा मिन, भाई लैम्डा क्यों निकालना शुरू किया? अरे हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम ऑडिबल के लिए क्या होनी चाहिए, 20 to 20,000, वही हम लोग सुन सकते हैं। तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा की भी वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि न्यू मैक्स के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा v अपॉन एफ मैक्स, एफ या फ्रीक्वेंसी जो भी है वो मैक्स, ठीक है। तो मिनिमम ऑडिबल वेवलेंथ ये मिल गई, और जब वेवलेंथ मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी गिवन है नहीं, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या वैल्यूज हमने यूज करनी है। इनटू 100, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन जनरल 330 से 332 मीटर पर सेकेंड रहती है, ऐसा कुछ कंसीडर करते हुए। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस में कोई डाटा गिवन है, वेरी हैप्पी, आप उसे यूज करें, ठीक है। और ये हो गया भाई 20,000, ठीक। ये कैंसिल हो गया हमारा, तो ये नियरली मुझे मिलेगा 20 mm। जानते हैं कैसे? क्योंकि इसका आंसर आएगा 1.66, को मैं सॉल्व करूंगा 1.66 सेंटीमीटर। अब जब मैं यहां चेक करना शुरू कर रहा हूं ना, तो 1.66 सेंटीमीटर कुछ गिवन है नहीं, 5 से 200 सेंटीमीटर नहीं भाई, 0.2 एंगस्ट्रॉम टू 5 एंगस्ट्रॉम नहीं नहीं। तो अब ये 20 mm जो बनता है, तो वही एक मुझे 16 mm के आसपास की जो वैल्यू आ रही है, इसलिए नियर अबाउट मैं बोल रहा हूं कि 20 mm मिलीमीटर के आसपास की वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं सही सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर नहीं उसका मैच कर पाते हो ना, तो फिर आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आता है, ओह माय गॉड, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। आप तुरंत वापस चले जाते हो, फिर से आप कैलकुलेट करते हो, आंसर वही आता है, टाइम आपका खराब हो गया 2-3 मिनट का। अब आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो कि अरे इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा। आप फिर से पढ़ते हो, फिर से ट्राई करते हो, और फिर अल्टीमेटली पता है नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, स्किप करके चला जाता है कि चलो इसको बाद में देखेंगे हम। तो पैनिक नहीं होना है हमें। जब निकला तो हम जरा ढंग से हम अपने पे कॉन्फिडेंस क्यों ना रखें कि यस वट एवर आई हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट। सो इफ इट इज करेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक। ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए खाली प्रिपरेशन नहीं, एक प्रॉपर प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ठीक है। नाउ फोर्थ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम इज दिस मच। एक वेल नोन सा डाटा है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 4 times विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस इज। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता क्या है, नॉर्मली हम लोग सीधा वैल्यूज देके चल पड़ते हैं। आप अगर वीडियोस देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो वहां मैंने इन सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड पे किन किन फैक्टर्स का फर्क पड़ता है। मैंने लैप्लास का करेक्शन भी न्यूटन के फॉर्मूले में बताया है, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स। अब अगर आप ध्यान से देखो कि आपने प्रेशर तो बढ़ा दिया, ठीक है, बट टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ है। सो इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज्ड, तो अल्टीमेटली कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये डिस्कशन हम लोग बड़े अच्छे से कर चुके हैं, तो इसलिए इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 4A हुआ। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हार्डली 20-30 सेकेंड्स लगने हैं। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, पढ़ने के बाद अरे लग तो रहा है लेकिन क्या इतना सिंपल पूछा जाएगा, नहीं नहीं भाई कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज ऐसी गलतियां मत करिए, ठीक है।
Now let's move on to क्वेश्चन नंबर 5. देखिए हालांकि ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है क्लास 9-10th के लेवल का है, बट मैंने यूं ही रख दिया जस्ट टू गिव यू सम कंफर्ट जोन. बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून. कोई एटमॉस्फेयर नहीं मून में, और आपको पता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए. ठीक है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ? कभी नहीं आएंगी, क्योंकि वो वहां से चल ही नहीं पाएंगी, बिकॉज वहां पे मून पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं. सिंपल. ठीक है. तो चूंकि होता क्या है ना, जब इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो पहली 2-3 लाइनें जो आपकी बुक में मेंशन है वो क्या है? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ऑल मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल. मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन. इतना सब पढ़ लेते हैं, इधर से पढ़ते हैं उधर से आउट. और फिर जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, क्या है क्लास 9th का, वो जो पहली 2-3 लाइनें हैं ना, जस्ट द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड टू चेक कि हाँ भाई क्या आपने पढ़ा था उसको. दैट इज द सिंपल वे. ठीक है. देन इट कम्स क्वेश्चन नंबर 6. An echo repeats 2 syllables. Fine. If the velocity of sound is 330 meter per second, एक जनरल वैल्यू मैंने ली है, then the distance of the reflecting surface is how much? एक्चुअली होता क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो क्लास 9th वाला फॉर्मूला अगर आप याद करो तो मिनिमम 17 मीटर के आसपास की डिस्टेंस अगर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तो मुझे इको सुनाई देगी. ओके. सामने मेरे एक वॉल है, हालांकि वॉल है लेकिन वो काफ़ी करीब है, वो यहाँ से कुछ 20-1 फीट के आसपास होगी, उसे थोड़ा ज़्यादा दूर होना चाहिए, अराउंड 50-60 फीट. मैंने बोला हेलो, तो मुझे इको आनी चाहिए, हेलो हेलो हेलो, लाइक दिस. तो वो एक्चुअली उन्होंने बता दिया है कि कितनी बार वो रिपीट कर रही है. आपको ये पता लगाना है कि अगर वो 2 बार रिपीट कर रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे से कितना दूरी पे है. ठीक है. ये है क्वेश्चन का बेसिक आइडिया. जरा इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग. ऐसे करके एक मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक. और यहां पे सपोज मैं ही खड़ा हो जाता हूं और साउंड जाती है. ठीक. तो पहला पॉइंट जो कह रहा है वो ये कि टाइम फॉर 2 SYLLABLES. ठीक है. ये कितना आएगा भाई? तो ये आएगा 2/5 सेकेंड. आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या 2/5. अरे भाई याद करिए 10 सेकेंड्स, विद इन 1/10 सेकेंड्स ईयर ड्रम पे हमें साउंड सुनाई देता है और विद इन 1/16 सेकेंड हमारे रेटिना पे इमेज बनी रहती है. ठीक है. तो वो मैंने यहाँ पे ये ले लिया हुआ है 2/5. ठीक. चलिए ये डायग्राम और ये नंबर जब मुझे क्लियर हो गया तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए मेरे और इस वॉल के बीच में x मीटर की डिस्टेंस थी, तो साउंड यहां से वहां तक गई, वहां से मेरे तक आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली? 2x. ठीक है. सो 2x बेसिकली मुझे लिखना चाहिए x + x, बट वो आना तो अल्टीमेटली 2x ही है, v × t. ठीक. टाइम आपको पता है, वेलोसिटी आपको गिवन है, x निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि x मेरा निकल के आएगा इंटू 2/5/2. ठीक. तो ये हो गया 66 मीटर्स. सीधा आंसर ए आपका ऑप्शन आ गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन अगर हमें ये विजुअलाइज नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. After that, obviously, next question number 10. Now,
when two waves of almost equal frequencies n1 and n2, n1 n2 में इक्वल ऑलमोस्ट होने का मतलब है कि 2 4 5 हर्ट्ज का डिफरेंस, एक मामूली सा यूनिट मतलब यूनिटी वाला डिफरेंस है, 150 का डिफरेंस नहीं है, आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दैट इज दिस वे n1 n2 कुछ इस टाइप से, then the time interval between successive maxima is how much? Okay, well, I will put this question in the category of simple. Reason is it's a direct factual you can say question. Fine, बहुत सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट और उसके फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, फिलहाल हम लोग ऑप्शंस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग जरा जो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लाइन खींच देता हूं, नंबर ऑफ बीट्स बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू n1 डिफरेंस n2। अब डिफरेंस मैंने इसलिए लिखा कि मैं मान लेता हूं कि भाई n1 n2 में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। हाँ, अगर आप श्योर हो कि भाई n1 बड़ा है तो आप n1 माइनस n2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बाद में इसको एज पर द सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो ये हुआ नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। फाइन, नाउ टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव बीट्स, फाइन, बिटवीन टू, यहां लिख लेता हूं वरना बहुत आगे चले जाएंगे तो क्वेश्चन छुप जाएगा, ठीक है। बिटवीन टू बीट्स, तो इसे हम लोग कहेंगे सक्सेसिव मैक्सिमा, फाइन। तो ये हमारा हो जाएगा 1/n1 डिफरेंस n2। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। तो भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये इसलिए नहीं होगा कि n2 माइनस n2 n1 और अपॉन n1 माइनस n2 आ जाएगा। तो n1 माइनस n2 हमने ये लिखा हुआ है डिफरेंस और वहां पे ये गिवन है, तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब है अगर यहां इस तरह से है तो भाई आप श्योरिटी से ये कह सकते हो कि n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक। अप्रोच आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यही रहने वाली है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A wave is represented by the equation y is equal to y naught sin omega t plus minus kx, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, y naught sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। इस क्वेश्चन में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि k बराबर 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख ही देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू वाई नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन टी प्लस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। चलेगा, कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो है एक्सपेंशन कर लिया हमने इसका। अब इट इज अ ट्रेवलिंग वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी निकालनी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो सर इसलिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो चैनल लिख लिया था नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो कंपेयर कर लेते हैं अब हम लोग इस वैल्यू को, ठीक है। ये देखिए ये उसी इक्वेशन का एक दूसरा मेकअप वाला फॉर्म है जो मैंने पहले वाले उसके लिए यूज किया था। तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी मैं सीधा सीधा लिख लूं, आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वैल्यूज रख देते हैं, तो v बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना लंबा लग रहा है ना, वैसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, प्रोवाइडेड कि मुझे वो स्टैंडर्ड वेव फॉर्म याद हो, दैट्स इट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन को थोड़ी देर किनारे रखते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट थोड़ा ना कंफ्यूजिंग भी है। इसका फॉर्मूला याद रखना और फिर उसको अप्लाई करना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि वेव्स अगर आप कर रहे हैं, जो कि आपको करना चाहिए क्लास 11th का टॉपिक, तो प्लीज ऑर्गन पाइप के कॉन्सेप्ट पे आप लोग थोड़ा सा अलग से एम्फेसाइज जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, दोनों मैंने ले लिए हैं, हैव द सेम लेंथ। अच्छा, हमारी वेलोसिटी, वेवलेंथ, लेंथ, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या रिलेशन है ओपन और क्लोज के लिए, वो जरूर रिवाइज करिए। द रेशियो ऑफ pth मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू पाइप्स इज हाउ मच। यहां तो मैं आपको इसका सिर्फ सोल्यूशन ही दूंगा, लेकिन मैं जरूर फिर से रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर थोड़ा सा पॉलिश करके रखिए। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ओपन पाइप, ठीक, तो ओपन पाइप में n बराबर होता है PV अपॉन 2L, ठीक, और क्लोज के लिए होता है, दूसरे रंग की चौक यूज करते हैं, या एक काम करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, PV अपॉन 2L, ठीक है। और क्लोज पाइप के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि क्लोज पाइप के लिए n प्राइम इज इक्वल टू 2p माइनस 1, n प्राइम इज इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू v अपॉन 4L, सॉरी 4L, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो pth मोड इसका और इसका 2p माइनस 1th मोड, ध्यान दीजिए, pth मोड ऑफ ओपन इज इक्वल टू 2p माइनस 1th मोड ऑफ क्लोज, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, n अपॉन n प्राइम। तो उस हिसाब से जो d है ना, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके सामने ही सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। इसका एक तो 2 बच जाएगा, इसका LL तो कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के फॉर्मूलों की ना थोड़ा प्रैक्टिस तो जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन टू सिमिलर वायर्स ऑफ टेंशन 16 न्यूटन एंड T, ये सितार, गिटार, इस टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसमें आप टाइट करते हो, फिर उसको प्ले करते हैं हम लोग, है ना। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि दो सिमिलर वायर्स हैं, एक में टेंशन 16 न्यूटन का है और दूसरे में 16 न्यूटन से ज़्यादा का है, और उस टेंशन को हमने T नाम दिया हुआ है। 3 बीट्स जो है वो हमें मिल रही हैं, है ना, दोनों वायर से। तो T की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, आइए देखते हैं। T1 बराबर है 16 और T जो है वो हमें पता नहीं है, ठीक। तो इतना तो गिवन है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है। अगर ऐसा है तो N2 इज ग्रेटर देन N1 होगा, है ना। तो अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो N2 माइनस N1 बराबर 3 है, ऐसा तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। तो अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है जो मैंने लिख दी, हालांकि सब कुछ दिया ही हुआ था, तो अब जरा देख लेते हैं कि फार्मूला क्या डालेंगे। हालांकि वो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, सभी लोगों को पता है। तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू T बाई कितना आएगा आपका 4, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 46 न्यूटन का आंसर मिलेगा, ठीक है। 46 न्यूटन इज द आंसर। वैल्यूज तो मैंने रखी दी थी, आपको सिर्फ पुट करनी है और निकालनी है, ठीक है।
So, this way it was a message for this particular chapter, I mean how you can tackle the questions from this chapter. ठीक है. So, finally I would like to say thanks to all of you for watching this particular video, but please थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें इस चैप्टर की. वेल SHM और वेब से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो क्यों हम अपने अराउंड 8 to 12 मार्क्स को लूज करें, जबकि सिंपली हमें पता है कि क्या हमें करना है. ठीक है. सो विद दिस होप दैट यू विल ट्राई टू फॉलो these suggestions. Take care of yourself. Thanks a lot.